हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। करीब 2-3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं आपके नीट में, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इस चैप्टर में देखिए हम मेनली बात करने वाले हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म होता है और इसके रिमूवल के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है और इसलिए इसके रिमूवल में मिनिमम लॉस ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अमोनिया का जो रिमूवल होता है उसे अमोनोटेलिज्म कहा जाता है और ऐसे एनिमल को अमोनोटेलिक कहते हैं। कौन कौन है? बोनीफिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट। अमोनिया पानी में आसानी से घुल जाता है और इसलिए ये एक्सक्रीट होता है डिफ्यूज़न के द्वारा बॉडी सरफेस से या गिल सरफेस से मछलियों के केस में अमोनियम आयन के फॉर्म में। किडनी अमोनिया के रिमूवल में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। अब टेरेस्ट्रियल जो एनिमल होते हैं उनमें लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्शन होता है, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो। जैसे मैमल, मेनी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन एंड मरीन फिशेस की बात करें तो ये मेनली यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं और इन्हें यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। अमोनिया जो कि मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है, इसे लिवर में यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और इसके बाद इस यूरिया को ब्लड से ले जाया जाता है किडनी में। किडनी इस यूरिया को फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करती हैं और बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट की बात करें तो ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, इन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल कहा जाता है और इसमें मिनिमम लॉस वाटर का होता है क्योंकि ये पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में रिमूवल होता है। अब एनिमल किंगडम में अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट में, तो यहाँ पर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होते हैं और वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं जिन्हें किडनीज कहा जाता है। अब प्रोटोनेफ्रीडे या फ्लेम सेल जो होती है प्लेटी हेलमिंथ में होती हैं, जैसे फ्लैट वर्म है ना, प्लेनेरिया हो गया, रोटिफर्स हो गया, सम एनिलिड एंड सिफेलोकॉर्डेट एम्फिऑक्सिस में पाए जाते हैं। अपने प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरीली इन्वॉल्व इन ऑस्मोरेगुलेशन। नेफ्रीडिया अर्थवर्म और दूसरे एनिलिड में पाए जाते हैं, ठीक है। मेल्पीजियन ट्यूब्यूल की बात करें तो ये कॉकरोच में पाए जाते हैं और दूसरे इंसेक्ट में होते हैं। मेल्पीजियन ट्यूब्यूल नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं और ऑस्मोरेगुलेशन भी करते हैं। एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीटरी फंक्शन प्ले करते हैं क्रेस्टेशियंस में, जैसे कि प्रॉन, क्रैब। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करते हैं बेटा, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं: अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। किडनीज रेडिश ब्राउन होती हैं, बीन शेप के स्ट्रक्चर होती हैं और ये लोकेटेड होती है लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में, यानी T12 से L3 के बीच में इनकी लोकेशन होती है। एब्डोमिनल कैविटी में ये पाए जाते हैं डॉर्सल इनर वॉल के क्लोज। अब किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ भी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। विथ 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और जो थिकनेस है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वजन जो होता है 120 से 170 ग्राम होता है किडनी का। और ये इनर कॉनकेव सरफेस की तरफ किडनी में एक नॉच होता है जिसे हाइलम कहते हैं, जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व एंटर करते हैं। हाइलम के अंदर जाने पर एक फनल शेप स्पेस होता है जिसे रीनल पेल्विस कहा जाता है और इसके प्रोजेक्शन को कैलिसिस कहा जाता है। अब जो आउटर लेयर किडनी की होती है उस पे टफ कैप्सूल होता है ना, जो कवरिंग होती है इसकी। और किडनी के अंदर 2 जोन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। जो मेडुला होता है ये कोनिकल मासेस के फॉर्म में डिवाइड होता है जिन्हें मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है। और मेडुलरी पिरामिड जो होते हैं ये प्रोजेक्ट होते हैं कैलिसिस के ऊपर, मतलब कैलिक्स के ऊपर पाए जाते हैं। अब जो कॉर्टेक्स होता है ये मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड कर जाता है रीनल कॉलम के फॉर्म में, जिन्हें कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाता है। एक किडनी के अंदर करीब 1 मिलियन मतलब 10 लाख ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन कहा था और ये फंक्शनल यूनिट होते हैं। एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो होता है दिस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय एफरेंट आर्टीरियोल विच इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। Blood from glomerulus carried away by the efferent arteriole.
ठीक है, आप कह रहे हैं जो रीनल ट्यूब्यूल होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं, बॉमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले लूप एंड डीसीटी। जो रीनल ट्यूब्यूल है उसकी शुरुआत डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से होती है जिसे बॉमेन कैप्सूल कहते हैं, और ये ग्लोमेरुलस को इंक्लोज करता है। ग्लोमेरुलस बॉमेन कैप्सूल के साथ मिलके मेल्पिजियन बॉडी या रीनल काप्सिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो बॉमेन कैप्सूल होता है इसका अगला जो हिस्सा होता है ना, ये ट्यूब्यूल कॉन्टिन्यूस फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। पीसीटी के बाद हेयर पिन शेप का स्ट्रक्चर हेनलेज लूप होता है, और हेनलेज लूप में डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब होती है। असेंडिंग लिम्ब कॉन्टिन्यूस होती है डीसीटी के फॉर्म में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी नेफ्रॉन का सबसे आखिरी हिस्सा होता है। अब डीसीटी और मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, मेनी ऑफ विच कन्वर्स, कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके ओपन होती है रीनल पेल्विस में थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिसिस। अब जो मेल्पीजियन कार्पस्कल यानी बॉमेन कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, ये पार्ट कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले जो होता है बेटा ये मेडुला रीजन में डिप होता है, मेडुला रीजन में ये डिप हो जाएगा। अब करें मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होती, बहुत शॉर्ट, टू शॉर्ट, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, ऐसे नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले बहुत लंबी होती है और ये मेडुला में गहराई तक जाती है, ऐसे नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। अब जो इफरेंट आर्टीरियोल होते हैं ये ग्लोमेरुलस से निकलते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ, जिसे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है। और इस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का वो हिस्सा जो हेनलेज लूप के अराउंड होता है उसे वासर एक्टा कहते हैं, जो कि यू शेप का होता है। वासर एक्टा एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस्ड होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन किडनी के नेफ्रॉन करते हैं और ये 3 स्टेप में होता है, 3 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। पहला जो स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, जो कि ग्लोमेरुलस के द्वारा किया जाता है, इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। 1100 से 1200 ml ब्लड को दोनों किडनीज के द्वारा फिल्टर किया जाता है 1 मिनट में, और ये लगभग 20% या 1/5 होता है कार्डियक आउटपुट का। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है 3 लेयर के थ्रू, और इन तीनों लेयर को मिला के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन कौन सी लेयर है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, द एपिथीलियम ऑफ बॉमेन कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। अब करें बॉमेन कैप्सूल की जो एपिथीलियल सेल उन्हें पोडोसाइट कहते हैं, और ये इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती हैं, इनके बीच में कुछ माइन्यूट स्पेसेस होते हैं जिन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर कहते हैं। ठीक है, अब जो ब्लड फिल्टर होके बॉमेन कैप्सूल की कैविटी में जाता है उसमें ब्लड के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, या आप कह लो कि प्लाज्मा के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन। और ब्लड की बात करो तो ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट एंड माइनस और कर लो प्लाज्मा प्रोटीन उसमें से, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब करें जो फिल्ट्रेट बनता है किडनीज के द्वारा 1 मिनट में, उसे द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज, दोनों किडनी की बात कर रहे हैं, पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। जीएफआर हेल्दी इंडिविजुअल में 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे होता है। अब किडनी के अंदर मैकेनिज्म होती है जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए, और ऐसी मैकेनिज्म का नाम है जेजीए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। जेजीए एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो बनता है डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल के कांटेक्ट के द्वारा बनता है। अगर जीएफआर कम होता है तो जेजी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और रेनिन रिलीज करते हैं, और रेनिन जो होता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है जिससे जीएफआर नॉर्मल आ जाता है। ठीक, अब ये तो हो गया पहला स्टेप, है ना, यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज फिल्ट्रेशन। अब आते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर अगर हम फिल्ट्रेट की बात करें बेटा तो फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे बनता है, लेकिन अगर यूरिन की बात करें तो यूरिन हम 1 से 1.5 लीटर रिलीज करते हैं, यानी लगभग 180 का 1% आप निकालो उतनी यूरिन हम पास करते हैं। इससे ही पता चलता है कि 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा। इसी प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब रीअब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा वो एक्टिव और पैसिव अलग अलग मैकेनिज्म से होता है, जैसे
ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, सोडियम आयन हो गए, ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं, जबकि नाइट्रोजनस बेस का रीअब्सॉर्प्शन जो होता है वो पैसिव होता है। ठीक है, वाटर का जो रीअब्सॉर्प्शन होता है इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में वो पैसिवली होता है। इनिशियल सेगमेंट मतलब पीसीटी की बात मेनली कर रहा है। अब तीसरा स्टेप है सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के समय जो ट्यूबुलर सेल होती हैं, मतलब जो रीनल ट्यूब्यूल की सेल होती हैं, वो कई सब्सटेंस को सिक्रीट कर देती हैं फिल्ट्रेट के अंदर, जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, अमोनिया हो गया, इनको फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर दिया जाता है। और ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ये आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। तो जैसे अगर हम पीसीटी की बात करें बेटा, सबसे पहले पीसीटी की अगर बात की जाए तो पीसीटी का क्या फंक्शन हो जाएगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में सबसे पहले सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। ब्रश बॉर्डर होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब होते हैं पीसीटी में। पीसीटी पीएच को मेंटेन करने में, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करता है, और यहाँ पर सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का। और इसके अलावा यहाँ पर पोटेशियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम में ये चीज़ दिखाई गई। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम का रीअब्सॉर्प्शन यहाँ दिखाया गया है। नई एनसीईआरटी में लैंग्वेज में भी सही कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन, लेकिन पोटेशियम आयन जो होता है इसका सिक्रीशन नहीं होता है। पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम आयन। ठीक, पोटेशियम आयन का अब एब्जॉर्प्शन याद करोगे आप, क्योंकि डायग्राम में दिखाया गया, लैंग्वेज में भी सही कर दिया गया। हेनलेज लूप की बात करते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। तो पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है और हेनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हेनले की, ये परमेबल होती है वाटर के लिए बट इम्परमेबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। असेंडिंग लिम्ब में इसका उल्टा याद कर लेना। ठीक है, और इस वजह से जब फिल्ट्रेट मूव करता है डाउन तो कंसंट्रेट होता जाता है, और असेंडिंग लिम्ब में जब ऊपर जाता है तो वो डाइल्यूट होता जाता है, इट गेट डाइल्यूटेड। अब डीसीटी की बात करें तो यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का। ठीक है, सोडियम और वाटर का। सोडियम के लिए यहाँ पर कंडीशन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन की, और वाटर के लिए एडीएच चाहिए यहाँ पर। साथ ही साथ डीसीडी यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट का और सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन का, या अमोनिया का आप कह सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट में एनसीईआरटी ने कहा है कि ये डक्ट कॉर्टेक्स से मेडुला तक एक्सटेंड करती है, और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है। साथ ही साथ इस सेगमेंट से स्मॉल अमाउंट में जो यूरिया है ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाता है ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पर सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन का। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। मैमल कंसंट्रेटेड यूरिन को पास करते हैं, और यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेनलेज लूप और वासा रेक्टा का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इस रोल को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट हो गया मतलब काउंटर, और फ्लो हो रहा है यानी करंट हो जाएगा। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। तो दो काउंटर करंट हैं, एक हेनलेज लूप में, दूसरा वासा रेक्टा में हो जाएगा। अब करें प्रॉक्सिमिटी, जो नजदीकियां हैं बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 milliosmol per liter in the cortex to about 1200 milliosmol per liter in the inner medulla, यानी 4 टाइम का ग्रेडियंट यहाँ पर डेवलप होता है। देखो आउटर कॉर्टेक्स में 300 और इनर मेडुला में 1200 हो जाएगा, तो 4 गुने का ग्रेडियंट यहाँ पर डेवलप हो जाता है। This gradient is mainly caused by NaCl and urea. मेनली NaCl और यूरिया इस ग्रेडियंट को बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर पाथवे आपको ध्यान रखना है, जो NaCl है दिस इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप विच इज एक्सचेंज विद द
डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और ये NaCl वापस इंटरस्टिशियम में आता है असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा के द्वारा। इसी तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो पूरी मैकेनिज्म है इसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, और ये मैकेनिज्म कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करती है मिडरी इंटरस्टिशियम में, और इस ग्रेडियंट की वजह से कलेक्टिंग डक्ट से आसानी से वाटर रीअब्सॉर्ब होके वापस आ जाता है। और इस अगर कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन जो होती है अगर उससे वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगी। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, 4 टाइम कंसंट्रेट होती है। रेगुलेशन की बात करते हैं बेटा। रेगुलेशन में यहाँ पर हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म का रोल होता है, जिसमें हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं अगर चेंज होता है ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन चेंज होता है। अब अगर बॉडी से एक्सेसिव लॉस फ्लूइड का होता है तो इससे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच को, या वैसोप्रेसिन इसी को कहते हैं एडीएच को, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराने के लिए। अब जो एडीएच होता है ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल यानी डीसीटी से मेनली, और इस तरीके से डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। डायूरेसिस का मतलब होता है इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। अब जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं और एडीएच रिलीज सप्रेस हो जाता है, और इस तरीके से फीडबैक कंप्लीट हो जाता है। एडीएच साथ ही साथ कंस्ट्रिक्शन कराता है ब्लड वेसल का, और ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और जीएफआर भी बढ़ जाता है। दूसरी जो मैकेनिज्म है वो जेजीए है, ठीक है, जेजीए। तो जेजीए भी एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर कम हुआ तो जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और रेनिन को रिलीज करेंगी। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो कि ब्लड में होता है इनएक्टिव फॉर्म में, उसे एंजियोटेंसिन 1 में और बाद में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेंगी। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और इस तरीके से जीएफआर बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को एक्टिवेट करता है एल्डोस्टेरोन निकालने के लिए, और जो एल्डोस्टेरोन है ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम और वाटर का डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल मेनली डीसीटी रीजन से, और इसकी वजह से भी जो ब्लड प्रेशर और जीएफआर है वो बढ़ जाता है। इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या राम के नाम से जाना जाता है। तीसरा हमारा जो हार्ट है उसका भी रोल यहाँ पर है। तो अगर इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर एएनएफ। एएनएफ कैन कॉज वैसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, यानी एएनएफ मैकेनिज्म एक्ट एज ए चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब मिक्चुरेशन की बात करते हैं। मिक्चुरेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। अब यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद इसे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाया जाता है यूरेटर के द्वारा, और वहां पर इसे वॉलंटरी सिग्नल मिलने तक स्टोर किया जाता है। ये सिग्नल कौन देता है? सीएनएस देता है। इस सिग्नल को इनिशिएट किया जाता है स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जब यूरिन से भर जाता है तो उसकी वॉल में स्ट्रेचिंग होती है और वहां से सिग्नल स्टार्ट होता है, और स्ट्रेच रिसेप्टर जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में होते हैं ये सीएनएस को सिग्नल देते हैं, और फिर सीएनएस मोटर सिग्नल प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में, और साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन होता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर में, और इसकी वजह से रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो ये एक एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करता है। लाइट येलो कलर की यूरिन होती है। इसका पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है 6.0, और 25 से 30 ग्राम यूरिया हम लोग एक्सक्रीट करते हैं पर डे। अब एनालिसिस ऑफ यूरिन जो होती है उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी बीमारियों का पता लगाने में इसका रोल है। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया, एंड प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। ये इंडिकेटिव है डायबिटीज मिलिटस के। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन,
किडनी के अलावा लंग्स, लिवर, स्किन, इंटेस्टाइन ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करने में रोल प्ले करते हैं। हमारे जो लंग्स हैं ये लार्ज अमाउंट में CO2 अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट यानी 288 लीटर CO2 को दिन भर में निकालते हैं, और साथ ही साथ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर पर डे। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की है, और ये सिक्रीट करती बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग, और ये सब्सटेंसेस डाइजेस्टिव वेस्ट के द्वारा बॉडी से बाहर निकलते हैं। स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड ये हमारी स्किन में पाई जाती हैं, और ये भी कई सारे सब्सटेंस को एलिमिनेट करते हैं। जैसे स्वेट जो प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड के द्वारा, ये एक वाटरी फ्लूइड है जिसमें NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड होते हैं। जो स्वेट है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना बॉडी पे, लेकिन ये रिमूवल भी करती है। सिबेसियस ग्लैंड जो होती हैं ये एलिमिनेट करती हैं स्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस सीबम के थ्रू, और ये जो सीबम होता है ये प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है स्किन के लिए। स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे सलाइवा के द्वारा भी एलिमिनेट होता है। डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम लास्ट टॉपिक है। Malfunctioning of kidneys can lead to the accumulation of urea in a blood, condition called uremia, which is highly harmful and may lead to kidney failure. अब ऐसे पेशेंट जिनमें किडनी काम नहीं कर रही उनमें यूरिया को रिमूव करने के लिए हीमोडायलिसिस का यूज़ किया जाता है। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं कि ब्लड को ड्रेन करते हैं कन्वीनियंट आर्टरी से, और इसे पंप करते हैं डायलाइजिंग यूनिट में जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। Blood drained from convenient arteries pump into the dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. अब ये जो आर्टिफिशियल किडनी है उसमें सेलोफेन ट्यूब होती क्वाइल्ड, और क्वाइल्ड होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है जिसका सेम कंपोजिशन प्लाज्मा की तरह होता है एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। अब जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है ट्यूब की, ये इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार मूवमेंट होता है, और चूंकि नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट होते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में, और इसलिए ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये मूव करके पहुंच जाते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, और इस तरीके से ब्लड क्लियर हो जाता है। अब क्लियर्ड ब्लड को बॉडी में वापस भेजते हैं वेन के द्वारा, निकाला आर्टरी से था लेकिन आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन टू इट, एंड दिस मेथड इज बून, ये वरदान की तरह है थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर या किडनी फेलियर, ये अल्टीमेट मेथड है। अब करें फंक्शनिंग किडनी की जरूरत होती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ताकि जो रिजेक्शन के चांसेस कम हो, और आप जानते हैं कि जो CMI हो रिजेक्शन का काम करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। रीनल कैलकुलाई की बात करें तो दीज आर द स्टोन, किडनी में स्टोन हो गया, पथरी हो गई, तो स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट जैसे ऑक्सिलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी, एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। तो 3 बीमारी यहाँ पर आपको दी गई। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।